मित्रों, पटना बुक फेयर कल समाप्त हुआ है और आज 28 को हमें ये मौका मिला है कि हम गुप्तेश्वर पांडे जी से बात करें। मेरे कई मित्रों में डीजीपी महेंद्र पुनिया हैं और उसके बाद मैं गुप्तेश्वर जी को देख पा रहा हूँ कि उन्होंने अपने कार्य जीवन के हिसाब से बाद में सारी चीज़ें बदल दी हैं, तो वो हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि वो अपने तरीके से अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरे बारे में सारे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना समय निकाल करके आए। अब जो नाम आप मेरा रख रहे हैं, मेरा पुराना नाम है। दीक्षा के बाद नाम बदल जाता है। अब मुझे गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज के नाम से लोग जाना है। तो आ, आ, सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, फिर भी आपने पूछा तो मैं बहुत ही संक्षेप में दोहरा देता हूँ। बिहार ही के बक्सर जिले के एक गेरुआबांध नामक बहुत ही इंटीरियर विलेज में, गांव में मेरा जन्म हुआ था। गांव में उस समय बिजली नहीं थी, रोड नहीं था, सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी, पढ़ाने के प्रति लोगों को इतनी जागरूकता भी नहीं थी। मेरे परिवार में हमारे से पहले, आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी पीढ़ी में कोई फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं गया। किसी पीढ़ी में ऊपर तक कोई स्कूल गया ही नहीं था। तो एक तरह से मैं अपने कई पीढ़ियों में पहला आदमी था जो फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल गया। वो भी गया 8 साल की उम्र में, मतलब 7 साल पूरा करने के बाद 8वें में जब प्रवेश किया तो पहली कक्षा में मेरा गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में प्राइमरी स्कूल में मेरा नामांकन हुआ। पैदल जाना होता था। वो एक कपड़े का पैंट आता था, वो हाफ पैंट का, जिसमें ये डोरी बांधना होता था, गंजी पहन करके जाते थे हम लोग। तो प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से हुआ। उसी तरह से देहात से ही मेरा मिडिल 6th-7th भी हुआ। 8th में मैं बक्सर, जो हमारा अभी डिस्ट्रिक्ट टाउन है, उसमें अनुमंडल था, तो वहाँ चला गया। वहाँ से 11th किया। सिस्टम था 11th + 2 + 3, अब 10 + 2 + 3 हो गया। तो 11th वहाँ से किया। उसके बाद मैं पटना कॉलेज आ गया, पटना में। यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। पटना यूनिवर्सिटी से ही मैं संस्कृत में एमए कर रहा था। उसी बीच मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 86 में हो गया। उसके बाद 87 में मेरा आईपीएस में हो गया। उसमें मेरा बिहार काडर मिल गया। तो बिहार में मैं कई जिलों में, कंबाइंड बिहार में, झारखंड जो हो गया अलग, तो कंबाइंड बिहार के कई जिलों में, 6-7 जिलों में मैं कप्तान रहा, जिसको पुलिस अधीक्षक, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। कई रेंज में मैं डीआईजी रहा, आईजी रहा, फिर इस प्रदेश का डीजीपी हुआ और करीब 1.25 साल तक डीजीपी भी रहा। उसके बाद मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। राजनीति में भी हूँ। आप जरूर ये सवाल पूछेंगे, इसलिए पहले ही बता देता हूँ। राजनीति में प्रवेश करने की मेरी इच्छा थी, तो शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं चाहता था, लेकिन 15 दिन 20 दिन भी नहीं लगे, मैंने एक बात अनुभव कर लिया कि राजनीति के लायक हम नहीं हैं। आज की राजनीति में जिस तरह के गुणों की आवश्यकता होती है, वो गुण मुझ में नहीं है। तो मैंने सीधा, जो पूर्व जन्म के मेरे संस्कार थे और जो भीतर से एक बहुत जबरदस्त एक मेरे अंदर एक बेचैनी थी, एक छटपटाहट थी, अपने को जानूं, भगवान को जानूं, अध्यात्म को जानूं, ब्रह्म विद्या को जानूं, इसको दबा करके मैं राजनीति में प्रवेश करना चाहता था। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि राजनीति में मेरी एक तरह से एंट्री ही नहीं हुई। तो मैं अपने मूल ओरिजिनल स्वरूप में, जहां मेरे संस्कार थे, वहां आकर के बैठ गया। अब राम जी का भजन करता हूँ। समय मिलता है, अयोध्या में अधिकांश समय मेरा बीतता है, और देश में और देश के बाहर भी मैं राम की, कृष्ण की कथाएं सुनाता हूँ, भजन करता हूँ। यही मेरा जीवन है, संक्षेप में यही मेरा। अच्छा है, सरोंधा है, ये एरिया आपके घर के आसपास है कि दूर है? थोड़ा दूर है, लेकिन आस ही पास है। अच्छा। आप मित्रों, आपको उनका विशद परिचय मिला, उनके सारी चीज़ों को आपने समझा। चीज़ें भूलना तो मुश्किल है, मैंने जैसे आप डीजीपी रहे, आप पुलिस विभाग में रहे, तो कुछ एक चीज़ें हम
शेयर करना चाहते हैं, जो सेवा में रहते हुए कोई ऑपरेशन हुआ हो, या ऐसा कोई घटना हुई हो, या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो शेयर इंसिडेंट करना है। बेसिक बात, बिहार में मुख्य रूप से दो बहुत बड़ी चुनौतियां पुलिस के सामने थी। एक तो यहाँ नक्सलवाद से लड़ना, जी। दूसरा अपराध से लड़ना। जी। अपराध के लिए पूरे देश में बिहार बदनाम था, ये कहने की बात नहीं, आप सब जानते हैं। उसी तरह से बिहार में नक्सलवाद अपने चरम उत्कर्ष पर था, खास करके सेंट्रल बिहार में, जैसे जहानाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, इसको हम मध्य बिहार कहते हैं। जी। इतने बड़े बड़े जनसंहार हुए, ये दो देशों के युद्ध में भी वैसे नहीं होते, वो सब हमने देखा है। 12 जनसंहार, वहां करीब 40 सवर्णों को काट दिया गया। इसके बाद में सेनारी नरसंहार, वहां भी करीब 40 सवर्णों को काट दिया गया, जमीन पर गर्दन रख करके और गणासा से काटा गया। बाथे नरसंहार, जहां करीब संख्या थोड़ी एक दो की का फर्क हो सकता है, बहुत पुरानी बातें हो गई, 70 से ऊपर दलितों को, जिसमें महिलाएं भी थी, 15-16 के आसपास महिलाएं भी थी, उनको गोली मार करके, अब बताइए 70 दलितों को एक साथ मार करके खत्म किया गया। और दलिल चक बघौरा, जिसमें 22 एक सवर्ण जाति के लोगों को एमसीसी के लोगों ने काटा। तो इतने बड़े बड़े, जहानाबाद को, सेंट्रल बिहार को आप लैंड ऑफ मैसाकर कर सकते हैं। अगर उसका पूरा डाटा निकालिएगा तो हजारों की संख्या में कत्लेआम वहां हुआ, बड़े बड़े नरसंहार। ये समय था हम लोगों का जब हम पुलिस में यहाँ आए। तो एक तो बिहार के लिए सबसे बड़ी, बिहार पुलिस के लिए चुनौती थी इससे निपटना। दूसरा, अपराध के मामले में हर तरह के अपराध होते थे, लेकिन सबसे बड़ी गुंडागर्दी, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, मर्डर, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी फिरौती के लिए अपहरण। ये उद्योग जैसा बन गया था। अरे सर, एक जमाने में तो ये चंबल घाटी में बहुत ज्यादा था, तो चीजें वहां से इधर आ गई, शिफ्ट हो गई। पता नहीं कहां से आई, लेकिन बिहार में एक समय में ये घरेलू उद्योग की तरह हो गया था। कोई जरूरी नहीं कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति का ही अपहरण होगा। आप 2 लाख देने लायक हो, आपको कोई टांग ले जाएगा, 2 लाख दो। और उसमें आपको बता दूं कि मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है कि 75% मुकदमे दर्ज ही नहीं होते थे। अच्छा। लोग निगोशिएट करके बिचौलियों के माध्यम से ले दे करके छुड़ा लेते थे। उन्हें इस बात का भय रहता था कि अगर हम पुलिस के पास गए तो हत्या हो जाएगी हमारे परिजन की। तो ऑन रिकॉर्ड भी जितने मामले हैं, वो भी आंकड़े दहशत फैलाने वाले हैं। तो अब सब मिला जुला कर मुझे लगता है कि बिहार करीब करीब आप कह सकते हैं कि उस उग्रवाद या नक्सलवाद की जो विभीषिका थी उससे बाहर निकल चुका है। अपराध अभी भी है, लेकिन उस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा पहले जमाने में था वो नहीं है। रंगदारी है, अपराध है, लेकिन उस तरह का नहीं। तो ये दो चीजें हमने देखी, और मैं जिन जिलों में पदस्थापित रहा वो करीब करीब सब के सब नक्सल प्रभावित जिले ही थे, चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो रांची हो, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो चतरा हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो नालंदा हो। इन जिलों में मैं कप्तान के रूप में था, और ये अपराध और नक्सलवाद दोनों चुनौतियों को मैंने झेला। लेकिन मुझे ये सोच करके बहुत ही संतोष होता है और ईश्वर में मेरी आस्था दृढ़ होती है। मैं जहां भी रहा, सब जलते हुए जिलों में रहा, मेरे टाइम में एक भी कोई बड़ा जनसंहार कहीं नहीं हुआ, और एक भी कोई महत्वपूर्ण ऐसी फिरौती के लिए, अपहरण के लिए भी घटना नहीं। कुछ घटनाएं हुई, लेकिन तुरंत उसको डिटेक्ट कर लिया गया। तो ये सब ईश्वर का ही आशीर्वाद मानता हूं। ये दो चुनौतियां थी पुलिस में। तो अभी बंगाल में वो चीजें गई हैं, बिहार बिहार से की राजनीति से हिंसा, मारपीट, बदमाशी, विदाई हुई, बंगाल में ये पहुंचे।
और ये सारी चीज़ें शिफ्टेड टू एक नक्सलवाद को अगर आप हटा देते हैं तो छोटी से लेकर बड़ी तक की जो वसूलियों का सिस्टम है वो अभी बंगाल में चल रहा है। ये कहते हुए भी मानते हुए बंगाल पता नहीं ये चीज़ें किस तरीके से शिफ्ट होती हैं और भगवान के ऊपर वाले की ही दया है कि लोग कहते थे कि भाई सिंगाड़े से लालू आलू नहीं जाएगा, बिहार से लालू नहीं जाएगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आज की तारीख में आपने ठीक ही कहा कि ये सारी चीज़ें भगवान की दया से पूरी विदाई है और आज नक्सलवाद का जो गढ़ है वो बिहार नहीं। एक और चुनौती थी पुलिस के सामने, वो आज भी है। अच्छा, वो है सांप्रदायिकता। अच्छा, हालांकि ये सही है कि कोई बहुत बड़ा भागलपुर नालंदा के बाद कोई बहुत बड़ा दंगा बिहार में नहीं आया हुआ है, लेकिन हर वर्ष विशेष करके त्योहारों के अवसर पर दंगा जैसी स्थितियां परिस्थितियां पूरे बिहार में बन जाती। अभी जो रामनवमी का समय आ रहा है हजारीबाग में, बटम बाजार में, यहाँ पे रांची में, मतलब रामनवमी का पर्टिकुलरली शंका खत्म नहीं होती, भाई कुछ न कुछ हो नहीं जाए, कुछ न कुछ हो नहीं जाए, ठीक ही कह रहे हैं। दशहरा में, रामनवमी में, होली में, ये ऐसे कुछ पर्व हैं जिसमें भीषण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है और मैंने ऐसे सैकड़ों सिचुएशंस को हैंडल किया है। मुझे बिहार में इस मामले का लोग ट्रबल शूटर कहते थे। जहां भी इस तरह का कम्युनल प्रॉब्लम हो और किसी से न संभल रहा हो तो हमको सरकार वहां भेज देती थी, कोई अतिरिक्त बल नहीं, बस हेलीकॉप्टर बैठा दिया, उतार दिया, जाइए संभालिए। और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मैं जहां गया वहां मामला निपट गया। तो एक ये तीसरी चुनौती, तो सांप्रदायिकता वाला मामला और एक जातीय उन्माद का दौर भी मैंने मंडल कमीशन के समय में देखा था। वो भी बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो बहुत कम दिन रहे। तो उठापटक तो खूब हुआ, लेकिन बहुत लंबा नहीं चली। जातीय संघर्ष का दौर बहुत जल्द समाप्त हो गया, लेकिन उसी तरह से नक्सलवाद का दौर करीब 3 दशक तक एकदम अपने शीर्ष पर था। अब वो आंधी थम गई है। वो छेन छोटे वाली जो बात थी कि ऊपर से छेन छोटा कर देंगे, हाँ, वो चीज खत्म हो गई। हाँ, रणवीर सेना और एमसीसी, माओइस्ट, माले, बहुत सारी चीजें थी, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था। तो वो चीजें सलझ गई हैं, अपराध भी अपेक्षाकृत कम हुए हैं, लेकिन ये सांप्रदायिकता वाला मामला अभी जैसे था वैसे ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। बीच में आप इसको ऑफ करिए। आपने महात्मा जी की पूर्व जन्म हम कहेंगे, पूर्वी जन्म, हाँ, उसकी कथाएं छोटी सुनी। अब मैं उनसे वर्तमान में जो संत स्वरूप है, संत साधना है, उस पर जानना चाहता हूँ। देखिए एक बात बताता हूँ, मैं बोलूंगा, मैं ये बात जल्दी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलता नहीं, पता नहीं क्यों आपसे बोल रहा हूँ, और ये बात बोलूंगा तो इसे आप ही नहीं विश्वास करेंगे और आपके दर्शक भी शायद ना विश्वास। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा दर्शक जो है वो एक्सट्रीम पर जाता है, तो उसे मालूम है कि हम यहाँ राकेश लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रही हैं, और लोग लिख रहे हैं, तो वो हमारा रीडर को मालूम है कि हम एकदम ऑनेस्ट। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं, कोई कारण, कोई जरूरत भी नहीं। हाँ, कोई जरूरत भी नहीं, कोई इसके लिए हमको मेडल मिलने वाला है। हाँ, आपको विश्वास होगा, जब मैं 8th क्लास में था, एक मैं पहले तो ये जानिए कि बीए तक पास करने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियां कहाँ कहाँ हैं। यूपीएससी की तैयारी कर, मैं अपने को एकदम मेडियोकर था, मेडियोकर विद्यार्थी था। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको जानना होगा, जब बीए के बाद तो हम देश की राज्य की राजधानियां, राज्यों का नाम रटना पड़ता था। ठीक। खेलों का नहीं पता था, फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट के अलावे मैं कुछ जानता नहीं था, और क्रिकेट मुझे आज भी समझ नहीं पता हूँ कि रन कैसे बनता है। ओके। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो सब मुझे रटना पड़ता था, खिलाड़ियों के नाम, खेलों के नाम इत्यादि। 8वीं क्लास में गांव में रहने वाला आदमी, जिस गांव में बिजली न हो, पानी न हो, सड़क न हो, पढ़ाई का माध्यम लोकल डायलेक्ट था, मतलब भोजपुरी। हिंदी तो मैं कॉलेज में आने के बाद सीखा बोलना।
अंग्रेजी तो आईपीएस होने के बाद सीखा बोल रहा। ठीक। तो ये मेरा बैकग्राउंड था। तो मुझे 8वीं 9वीं क्लास में एक कोई महात्मा मिले, वो अभी जिंदा है और एकदम गृहस्थ वेश में रहते हैं वो। ठीक। उनको कोई भी नहीं जानता। ये जो जानते हैं कि साधु हैं, सरल हैं, लेकिन वो महात्मा जैसा कोई रूप नहीं है, गृहस्थ साधु के रूप में रहते हैं। बहुत अपने को छिपा कर रखते हैं। उनका कोई प्रचार नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई मीडिया नहीं, फोन ही नहीं रखते। उन्होंने कहा कि अपनी भोजपुरी भाषा में कि हम तो आईपीएस बनाए, मतलब तुमको मैं आईपीएस बनाऊंगा, जाओ तुम आईपीएस हो। अब मैं आईपीएस जानता नहीं था। अच्छा। आज क्या इतने कलर के आईएएस आईपीएस सब खूब अच्छे से जानता। मैं कलेक्टर एसपी का नाम सुना था। अच्छा। यूपीएससी क्या होता मुझे नहीं पता था। ठीक। और गांव में पढ़ता था। आईपीएस क्या होता है इंडियन पुलिस सर्विस, मैंने सुना भी नहीं था, मैंने उनके मुंह से सुना। ठीक। तो बोले कि आईपीएस बनाए। मैं इसलिए मैं दिमाग में रजिस्टर नहीं कर पाया इस चीज को, ये क्या बोल रहे हैं। ये बात खत्म हो गई, खत्म समझ में ना, ठीक, खत्म हो गई। इसके बाद मैंने मैट्रिक किया और संयोग से मेरा पटना कॉलेज में एडमिशन हो गया। ग्रेजुएशन जब मैंने कर लिया तो पढ़ाई छोड़ दी, घर जाकर खेती करने लगा। अच्छा। इसके बाद फिर वो मिले और उन्होंने बोले कि तुमको बोले थे आईपीएस करना है और तुम खेती कर रहे हो, तुम यूपीएससी की तैयारी करो। तो तब मुझे आईपीएस का मतलब समझ में आ गया था। क्या बोल रहे? बीए करते करते मैं पटना कॉलेज का पढ़ा हुआ था, तो आईएएस आईपीएस यूपीएससी ये सब चीजें जान गया। तो मैंने कहा मुझे ये कह रहे हैं आईपीएस करने के लिए, आईएएस आईपीएस तो बहुत बड़ी चीज पहले भी होती थी, आज भी होती है, ये छोटी चीज कभी नहीं थी। तो मैंने कहा हमसे होगा, कहा तुम परीक्षा में बैठ जाओगे। और मैं बैठ गया। अच्छा। और मैं आईआरएस हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया। हमारे साथ जो 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, हमारे 50 मित्र है, किसी का नहीं हुआ। और मैं ईमानदारी से मैं ये कबूल करता हूं कि मैं इस योग्य नहीं था। ये बहुत ईमानदारी से मैं ये स्वीकार कर सकता हूं कि अगर मेरी ही पढ़ाई और मेरी मेधा जो थी, ऐसे ही लोग आईएएस आईपीएस होते हैं तो फिर ये यूपीएससी को बंद कर देना चाहिए। मेरी योग्यता वो नहीं थी, लेकिन मैं हो गया और मैं ज्वाइन भी कर लिया। मैं बहुत ही खुश था। क्लास 1 नौकरी मिल गई थी, इनकम टैक्स कमिश्नर हो जाएंगे, चीफ कमिश्नर हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन फिर वो बोले मैंने तो कहा था आईपीएस, तुम इसी में खुश हो गया, तुम फिर लिखो। अच्छा। मैंने फिर लिखा और मैं आईपीएस हो गया। जबकि दूसरी बार जब लिखा तो मेरी परीक्षा बहुत ही खराब गई, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। पहली बार में मैंने मेहनत किया था, फिर भी मैं सोचता हूं मैं डिजर्व नहीं करता था कि यूपीएससी क्वालिफाई कर ले। और आज की तरह 150-200 वैकेंसी नहीं आईएएस आईपीएस निकलती थी, 100 वैकेंसी। तो मैं आईपीएस हो गया। और एक बात और बताऊं तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, इतना नौकरी करने के बाद अपने से मैंने उनको कभी कुछ नहीं कहा। जब डीजी बनने का समय आया तो अब मुझे ये समझ में आया कि यार मेरे लाइफ में जो हो रहा है इनके कारण हो रहा है। आईपीएस बन जाने के बाद ही मुझे समझ में आ गया। डीजीपी बनने का जब बात आया तो 13 अधिकारी डीजी रैंक में थे। अच्छा। अब स्टेट गवर्नमेंट का है कि 13 अगर एक रैंक में पदाधिकारी है तो किसी को डीजीपी बना देगी। मेरे ही टाइम में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। अच्छा। यूपीएस जितने डीजी हैं, सब डीजी का पूरा रिकॉर्ड सर्विस प्रोफाइल उनका भेज दीजिए यूपीएससी को। अच्छा। उसमें से यूपीएससी तय करेगा, पूरा उनकी समीक्षा करेगा, उनका कैरियर, उनका सब कुछ देख करके 3 आदमी को छांट करके भेजेगा, उस 3 में से किसी को आप बना सकते। ये मेरे ही टाइम में आया। अच्छा। मेरे पहले ये नियम कोई नहीं था और आया उसी में मैं डीजीपी बन गया। लेकिन डीजीपी बनने के पहले उनसे मैंने पहली बार कहा था, अब तक तो आपकी कृपा से सब हुआ, मेरा मन है कि एक बार मुझे डीजीपी बन जाना चाहिए जब आईपीएस में। अच्छा। बोले वो भी हो जाएगा और मैं हो गया। अब इसको क्या कहोगे? तब मुझे ये लगा ये जो साधु संत हैं इनके पास कोई न कोई ऐसा विज्ञान है, कोई ऐसी दृष्टि है एकदम है कि वो किसी का भूत भी देख सकते हैं, भविष्य भी देख सकते हैं, और एक चेतना के विशेष स्तर पर अगर वो आशीर्वाद दें या साथ दें तो फलीभूत होता है।
तो जब ये विषय क्या है, तो उनके संपर्क में बहुत दिन से था, तो इस विषय में मेरी जिज्ञासा तो थी, और संस्कृत का मेरा बैकग्राउंड था, तो मैंने ये सब वेद पुराण ये सब तो पढ़ ही लिए थे। तो मेरे संस्कार तो संस्कृत भाषा में पहले से ही शोधित कर दिया था, तो भारतीय संस्कृत से तो मैं जुड़ा हुआ था, संस्कृत से जुड़े रहने के कारण तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास, पूजा पाठ ये सब तो चलता ही रहता था। लेकिन वो संत के संपर्क में आने से ये लगा कि आदमी अपनी चेतना का विस्तार इस हद तक कर सकता है कि वो अपना भी और दूसरे का भी भविष्य जान सकता है, और इस ब्रह्मांड में बहुत ऐसी चीजें हैं जो इस सामान्य बुद्धि से सामान्य व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी कोई पढ़ाई कर ले, पता नहीं चलेगी। अध्यात्म एक विशिष्ट विधा है, एक विशिष्ट विद्या है, उसको देखना चाहिए, जानना चाहिए उसमें क्या। मेरी रुचि बढ़ती गई, वो संस्कार दृढ़ होता गया, और उसी संत का प्रभाव है वो इतना गहरा मेरे ऊपर पड़ा, मेरे मन पर, और कई जीवन के संकट के क्षणों में मैंने उनका सहयोग लिया, उनके आशीर्वाद से निकलता गया। मेरी धीरे धीरे आस्था दृढ़ होती गई कि ये जीवन जब तक ब्रह्म विद्या को न जान लो, जब तक भगवान को न जान लो, बिना भजन पूजा साधना के जीवन बेकार है, खाते पीते ऐश्वर्य भोगते हुए आदमी मर जाए। तो मैंने मित्रों, दुनिया के हर हिस्से भगवान है, और गॉड ग्रेस जैसा शब्द जब आता है अंग्रेजी भाषा में, तो लगता है कि कुछ चीजें हैं जो सार्वभौमिक है, और जिसका अनुभव आपने व्यक्तिगत तौर पर भी किया, और हम सबके जीवन में कहीं न कहीं इस तरह की चीजें आती हैं, और हमें वो बाद में याद आती हैं। कई बार हम किसी के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, वो भी हो जाता है। तो मैं अब आपको ये मानकर चल रहा हूँ कि ग्लोबल जो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग देशों के जो लोग हैं, सबको शांति चाहिए, सबको अच्छी चीजें चाहिए। पूरे विश्व में हमारे जो रीडर हैं, आप उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात मूल जो है सनातन के हिसाब से मैं आप बता रहा हूं, हमारा सनातन धर्म ये कहता है, यह हमारे वेद और शास्त्रों का ये मत है कि ये जो संसार बना है, ये दुनिया जो बनी है, सृष्टि जो बनी है, वो त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब जीव माने मनुष्य, हम आप, जब जीव में, दर्शन की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, जीव में तमोगुण का, तीनों गुण हैं आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर, लेकिन कभी कभी समय देश काल परिस्थिति के अनुसार गुणों में परिवर्तन होता है। कोई गुण डोमिनेंट हो जाता है, तो कोई गुण थोड़ा दब जाता है, कोई दूसरा प्रभावशाली हो जाता है, तो तीसरा दब जाता है। ये उतार चढ़ाव लाइफ में होता रहता है। तो जब तमोगुण का उत्कर्ष जीव में हो जाएगा, तो उसकी बुद्धि का जो स्वरूप होता है, चित्त का जो स्वरूप होता है, उसको कहते हैं मूढ़ चित्त। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यहीं तक उसकी गति मति होती है। खाओ पियो मौज करो, मूड हो जाता है, खाओ पियो मौज करो, बस देह बुद्धि, आलस्य प्रमाद रहता है। जब रजोगुण का उत्कर्ष जीव में होता है, तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन वहां भी चाहिए, लेकिन वहां काम का, क्रोध का, लोभ का और मोह का चरम उत्कर्ष होता है। अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, ऐश्वर्य के लिए अनंत कामनाएं। तो वो जो रजोगुण में चित्त का स्वरूप होता है, उसको कहते हैं क्षिप्त चित्त। क्षिप्त चित्त में अब आप समझ सकते हैं कि अशांति और बेचैनी के अलावा कुछ नहीं। आदमी पूरे संसार की छाती को कुचल करके और आगे बढ़ करके ऐश्वर्य हासिल करना चाहता है। तीसरा जो स्थिर है जीव में, जब साधना से, पूजा से, तपस्या से, गुरु कृपा से, शास्त्रों को पढ़ने से या पूर्व जन्म के संस्कार से, किसी कारण से सत्व का उत्कर्ष होता है, तो उसके चित्त का जो स्वरूप होता है, उसको कहते हैं निरुद्ध चित्त। निरुद्ध चित्त में ही ज्ञान का प्रवेश होता है, निरुद्ध चित्त में ही ज्ञान का ठहराव होता है। तमोगुणी चित्त में ज्ञान का प्रवेश ही नहीं। ऐसे आपको आदमी मिलेंगे जिनको आप सर पटक के मर जाए, उनको समझा नहीं सकते, नहीं, ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो तमोगुणी चित्त में ज्ञान का प्रवेश ही नहीं। रजोगुणी चित्त समझेगा लेकिन करेगा वही जो उसका मन है, वो आपके समझेगा लेकिन करेगा।
तो उसमें ज्ञान का ठहराव नहीं। तो ज्ञान का प्रवेश और ज्ञान का ठहराव दोनों सतोगुणी चित्त में होता है। तो जो ग्लोबल समस्या की बात कर रहे हैं कि हम लीडर्स को क्या करना पसंद करेंगे, तो पूरी दुनिया का यही इतिहास है कि संपूर्ण विश्व में, चाहे देश में, चाहे घर से शुरू करिए, ये पूरी उठा पटक जो अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, जुल्म है, युद्ध जैसी स्थिति है, चारों तरफ संप्रदायवाद है या नक्सलवाद है, उग्रवाद है, अपराध है, जो भी है वो सिर्फ रजोगुण में उत्कर्ष के कारण ही है। और दुनिया में कोई सामाजिक सांस्कृतिक आप आंदोलन चलाकर मर जाइएगा सब पटक पटक करके, लेकिन जब तक जीव मनुष्य के अंदर से रजोगुण शांत नहीं होगा तब तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मतलब अगर आप शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सब जगह समानता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, एकता हो, मनुष्य मनुष्य की इज्जत करे और कहीं कोई अशांति उपद्रव नहीं हो, तो उसका एक उपाय केवल आध्यात्मिक है कि मनुष्य के अंदर से रजोगुण को कम किया जाए, कि महत्वाकांक्षा कम हो, उसका काम कामनाएं कम हो, उसका क्रोध कम हो, उसका लोभ कम हो, उसका मोह कम हो। मैं उदर्शन की बात को थोड़ा खोल करके ताकि दर्शक समझ सके। ये कोई आंदोलन चलाने से नहीं होगा, कोई भाषण देने से नहीं होगा। इसके लिए अध्यात्म ही एक तरीका है, अंदर की यात्रा करने से ही वो होगा। जब होगा तभी समाज में जितनी उठापटक है पूरे देश, व्यक्ति से समाज बनता है। तो अध्यात्म से, साधना से, पूजा से मन को जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे तमोगुण खत्म होता है, रजोगुण शांत होता है, चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है। तो जैसे चित्त में सत्व का उत्कर्ष होगा तो दिव्य गुण प्रकट होते हैं, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा, दान, सेवा, ये सब रजोगुण में इसका अभिनय होता है। मंदिर में 5 लाख दिया, बड़ा संगठन पर नाम लिखवा लिया, 5,000 कंबल बांटा, फोटो अखबार में छपवाया, नाम के लिए, जश के लिए। तो रजोगुण में इसका अनुभव माने अभिनय होता है। ये दिव्य गुण है, ये सतोगुण में भी प्रकट होंगे। सेवा हो गया, प्रेम हो गया, सद्भाव हो गया, एकता हो गया, क्षमा हो गया, दया हो गई, करुणा हो गया, ये दिव्य सतोगुणी गुण है। वो चित्त में सत्व उत्कर्ष होने पर ही प्रकट होते हैं। तो जब चित्त में सत्व का उत्कर्ष होगा तो ये गुण प्रकट होंगे, तो व्यक्ति से समाज बनेगा। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना में जब उत्कर्ष होगा तो समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, समाज से राष्ट्र बनता है, तो राष्ट्र की चेतना में उत्कर्ष होगा, विश्वगुरु बनेगा, और राष्ट्रों का समूह ही तो विश्व है। तो संपूर्ण मनुष्य की चेतना में जब उत्कर्ष होगा तो पूरे विश्व की चेतना में उत्कर्ष होगा, और स्वयं ही सर्वत्र प्रसन्नता, खुशहाली, प्रेम, क्षमा, शांति ये हो जाएगा। हम लोग यही मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद इसलिए भी कि जो बहुत गूढ़ चीज़ें हैं आपने उनको इतने सहज ढंग से बोला है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको अच्छा लगेगा। और आप जब भी हमारे शहर कलकत्ता में सिर्फ बताएं, हम लोग मिलेंगे। फिर भी हम आखिरी बात ये रिक्वेस्ट करते हुए आपसे कहेंगे कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, कभी इन पर भी थोड़ी सी दया करिए, इन देशों का भ्रमण करिए सर। नेपाल तो अपने तरीके से राष्ट्र है, लेकिन बांग्लादेश की जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है वो यही है कि इनका जो इंटरनल फैब्रिक है, जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, उसमें सही में दया करना ज़्यादा। तो आपका सानिध्य से देश का भला होगा। जरूर हम इस बात का ख्याल रखें।